गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर में पहला पेपर होता है हमारा एनाटॉमी, इसमें एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं हम। उसके बाद में दूसरा होता है इकोलॉजी एंड तीसरा पेपर होता है एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये 3 पेपर में पहला पेपर 33 नंबर का होता है, दूसरा पेपर 33 नंबर का होता है और तीसरा पेपर 34 नंबर का होता है। इस तरह से 3 पेपर होते हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है। और इसके अलावा फोर्थ है प्रैक्टिकल, जो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। आज हम एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एंजियोस्पर्म की वो पढ़ते हैं। इसका पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों की एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी पढ़ने से पहले एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखना चाहेंगे कि आज हमारे आसपास जितने भी प्लांट हैं वो सारे एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। एंजियोस्पर्म वो प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं। जैसे एक प्लांट है जिसमें रूट सिस्टम है, ये स्टेम सिस्टम है और ये इसका लीफ सिस्टम है। तो कंप्लीट प्लांट सिस्टम जिसमें प्रेजेंट होता है वो एंजियोस्पर्म में आते हैं, जो सीड कवर पाया जाता है इसमें। तो इस एंजियोस्पर्म के अंडर में हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट को कुछ भागों में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें हम पहला देखते हैं मूल तंत्र। पादपों में मूल तंत्र किस प्रकार के होते हैं। एक सामान्यतः प्लांट हम जब देखते हैं तो उसमें ये जो पार्ट होता है ये मूल तंत्र होता है। जमीन के अंदर जो पार्ट पाया जाता है प्लांट का वो मूल तंत्र कहलाता है। और मूल तंत्र 2 प्रकार का होता है, मूसला मूल तंत्र और दूसरा है रेशेदार मूल तंत्र। रेशेदार मूल तंत्र। तो मूसला मूल तंत्र से नाम से भी पता चल रहा है। मूसला मूल तंत्र वो मूल तंत्र होता है जिसमें प्लांट के तने से एक मुख्य मूल जमीन में अंदर जाती है, बाकी अन्य रूट उसके साइड में ग्रोथ करती हैं। तो मूसला मूल तंत्र एक सिंगल मूल तंत्र है जो कि प्लांट को स्टेबल रखता है और इसके जो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं वो इसके सेकेंडरी ग्रोथ के अंडर में आती हैं। तो मूसला मूल तंत्र एवं रेशेदार मूल तंत्र। मूसला मूल तंत्र का इस मूल को, मूसला मूल में जो ये मूल है उसको प्राथमिक मूल कहा जाता है। इसके बाद जो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं इनको द्वितीयक मूल कहा जाता है। यदि इस द्वितीयक मूल से भी कोई रूट हेयर डेवलप होते हैं इनको हम तृतीयक मूल कहते हैं। तृतीयक मूल कहते हैं। तो इस तरह से मूसला मूल तंत्र में मुख्य मूल को हम प्राथमिक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल से जो मूल दूसरी डेवलप होती है उसको हम द्वितीयक मूल कहते हैं। द्वितीयक मूल से भी यदि तीसरी मूल डेवलप हो जाए तो हम उसको तृतीयक मूल कहते हैं। ऐसा एंजियोस्पर्म के मूसला मूल तंत्र वाले पादपों में पाया जाता है। दूसरा मूल तंत्र होता है इसमें रेशेदार मूल तंत्र। रेशेदार मूल तंत्र जैसे कि हम वीट देखते हैं, गेहूं का पौधा देखते हैं, मक्के का पौधा देखते हैं, बाजरे का पौधा देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्लांट है, ये अर्थ सरफेस है,
अर्थ सरफेस के नीचे इसमें मूल होती हैं, तो वो इस तरह से रेशेदार मूल होती हैं। इसमें प्राथमिक मूल जब विकसित होती है तो उसके बाद कुछ समय बाद ये अपहासित हो जाती है एवं द्वितीयक मूल इसके मूल मुख्य जो तना होता है उसी से विकसित होती है, इसलिए ये रेशे की तरह लगती है। इसमें कोई प्राथमिक द्वितीयक नहीं होती, सारी कॉमन मूल बन जाती है और रेशेदार मूल कहलाती है। अब मूल का काम इस प्लांट में क्या होता है, तो सबसे पहला मुख्य काम मूल का लवण एवं पानी का अवशोषण होता है। तो पौधे जितने भी हैं मूल से पानी का अवशोषण करते हैं और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो हम आगे इसकी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा है इसका शूट सिस्टम। ये मूल सिस्टम हो गया, इसके बाद इसका शूट सिस्टम। शूट सिस्टम को हम देखें तो किसी पादप के शूट सिस्टम में हम देखते हैं तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका स्टेम, उसके मूल तंत्र से ऊपर का पार्ट जो होता है वो स्टेम या तना कहते हैं जिसे। इसके बाद इसमें लीफ होती है, लीफ के बाद इसमें फ्लावर होते हैं, फ्लावर के बाद में इसी में फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। तो इन सबको स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, इन सबको हम स्टेम सिस्टम के अंदर में पढ़ते हैं। तो स्टेम सिस्टम हम बात करते हैं तो इसमें स्टेम आ गया, दूसरा इसमें लीफ हो गई, थर्ड इसमें फ्लावर हो गया और फोर्थ इसमें फ्रूट्स हो गया। ये सारे हमारे स्टेम सिस्टम में आते हैं। और जबकि मूल तंत्र में हमारी मूल आते हैं, जिसमें प्राथमिक मूल हो गई। यदि हम मूल तंत्र की बात करते हैं, मूल तंत्र, तो इसके अंदर में प्राथमिक मूल तंत्र, द्वितीयक मूल तंत्र एंड तृतीयक मूल तंत्र। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले तना। पौधे का जो तना होता है वो सबसे पहले क्या काम करता है, एक तो पौधे का बैलेंस बनाए रखता है, पौधे का बैलेंस बनाए रखता है, पौधे को विपरीत परिस्थितियों में स्टेबल रखता है। इसके अंदर यदि हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, पौधे के तने के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, तो सबसे बाहर की तरफ इसकी बाह्य त्वचा होती है, इसके बीच में इसका कॉर्टेक्स होता है, फिर यहां पर इसकी एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस में इसके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं और बीच में पिथ होता है। एक तने की अनुप्रस्थ काट में देखते हैं तो उसमें बाहर की तरफ जो छाल टाइप का दिखता है उसको बाह्य त्वचा कहते हैं, फिर अंदर त्वचा होती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम फ्लोएम और पिथ होता है बीच में। तो वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है, जैसे हम इसमें देखें तो जाइलम ये अंदर की तरफ पाया जाता है और फ्लोएम ये बाहर की तरफ पाया जाता है। इन दोनों के बीच में, ये हम दो वेस्कुलर बंडल देखें, दोनों के बीच में जो जगह होती है उसको हम पिथ कहते हैं। तो जाइलम से पौधा जल का अवशोषण करता है और ऊपर तक पहुंचाता है। फ्लोएम से जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू
फूड का निर्माण होता है, भोजन बनता है, उस भोजन को पत्तियों से और जड़ों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। तो इस तरह से स्टेम में ये पार्ट होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक इसके जानकारी है। इसके बाद में हम पत्ती के बारे में देखते हैं, लीफ। यदि हम लीफ के बारे में देखें तो ये बीच में एक इसकी सिरा होती है, इसमें बीच बीच में ये इस तरह से इसके एरोज होते हैं। और लीफ में हम देखते हैं क्लोरोफिल, ग्रीन कलर की होती है या अदर कलर की होती है। तो इसमें क्लोरोफिल कंटेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होती है तो पादप लीफ के द्वारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जो प्लांट फोटोसिंथेसिस लीफ द्वारा नहीं करते तो क्लोरोफिल उनके या तो तने में पाया जाता है, कुछ रूट्स में पाया जाता है, ऐसी जगह पर क्लोरोफिल पाया जाता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन मुख्य जो पार्ट फोटोसिंथेसिस का होता है वो लीफ होती है, जहां पर प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके बाद में हम फ्लावर की बात करते हैं, पुष्प। एंजियोस्पर्म में फूल के बारे में हम देखते हैं तो इसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो बाहरी होता है बाह्य दल कहलाता है, बाह्य दल। इसके बाद दल, दल के अंदर एंथर या पुंकेसर, और ये स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम पुष्प कहते हैं। ये इसका पुष्प आसन, पुष्प आसन के ऊपर ओवरी, ओवरी से ये स्टिग्मा, इन दोनों को मिलाकर स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर ये मादा जन्नांग, पुंकेसर पुरुष जन्नांग, दल और बाह्य दल, ये दोनों वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के, कायिक प्रवर्धन होते हैं। इन दोनों को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। एवं स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर दोनों को मिलाकर हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पौधे में, इसमें पुष्प में वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक जगह होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट पुष्प कहते हैं। लेकिन इन दो का रोल क्या होता है और इन दो का रोल क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बाह्य दल होते हैं। बाह्य दल हम जैसे गुड़हल का फूल लेते हैं तो बाह्य दल हरे कलर के दिखते हैं हमें। इस तरह से हम एक फ्लावर देखते हैं, गुड़हल का फ्लावर है जिसमें बाह्य दल यहाँ पुष्प आसन के पास में इस तरह से एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल हरे कलर के होते हैं। इसके बाद दल जो ये हैं ये रेड के होते हैं और आजकल हाइब्रिड वैरायटी में पिंक और अदर वैरायटी, अदर कलर भी आने लगे इसके बाह्य दल होते हैं। तो दल तो पुष्प आसन के अटैच रखते हैं, लेकिन बाह्य दल है जो अटैच रखते हैं। जो दल है वो कलरफुल होते हैं। कलरफुल इसलिए होते हैं ताकि इससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो पाए। अट्रैक्ट हो तो वो आगे पुंकेसर, स्त्रीकेसर को टच कर पाए। तो इसका मतलब यदि कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है दल के कलर से तो वो पुष्प के ऊपर आके बैठेगा। पुष्प के ऊपर आके बैठेगा तो उसके जो पर होते हैं, पंख होते हैं या उसके पैर होते हैं, उससे पुंकेसर, उसके कुमड़, उसके परागकण उसके टच हो जाते हैं। टच होने के बाद में यदि ये यहाँ पर आया हुआ इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर जाता है तो वहां की स्त्रीकेसर को, स्टिग्मा को टच करता है तो वहां पर वो
अपने परागकण वहां छोड़ देता है, तो ये पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन कहलाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट जो फ्लावर में प्रेजेंट है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है ताकि इसमें फर्टिलाइजेशन हो, पोलिनेशन हो, पोलिनेशन के बाद में इसमें रिप्रोडक्शन हो, ताकि सीड या फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो। मतलब सीड एंड फ्रूट्स के डेवलपमेंट के लिए अट्रैक्शन का काम, जो फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन के लिए जो जरूरी है इंसेक्ट के लिए, तो दल अट्रैक्शन का काम करते हैं। इसके बाद पुंकेसर है, जो कि इसको हम पुंकेसर में पुंकेसर पाए जाते हैं, परागकण डेवलप होते हैं, पराग स्फुटन जिसका परिपक्व होने के बाद स्फुटित होते हैं तो इसमें परागकण निकलते हैं, और ये परागकण यदि इसी पुष्प की स्टिग्मा पर आ जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यदि ये फ्लावर एक सिंगल फ्लावर है और इसके फ्लावर के पुंकेसर से निकले हुए परागकण इसी ही स्टिग्मा पर आ जाते हैं तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन यदि एक दूसरे प्लांट के फ्लावर के जो परागकण है वो यदि इस स्टिग्मा पर आते हैं तो हम इसे परपरागण कहते हैं। तो स्त्रीकेसर एंड पुंकेसर ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। पुंकेसर से परागकणों का निर्माण होता है, परागकण बनते हैं। स्त्रीकेसर में दो पार्ट है, स्टिग्मा और ओवरी। ओवरी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि यदि हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो ये 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कहलाता है। 7 सेल एवं 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें हम यदि परागकण के बारे में देखें तो परागकण स्टिग्मा पर आके गिरता है, यहाँ से पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका से यहाँ पर पोलन ग्रेन या हम उसको परागकण कहेंगे तो वो आगे से फर्टिलाइज करते हैं। तो पहला फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक अंडाणु होता है, इससे होता है, ये प्रथम निषेचन कहलाता है। इससे सीड का निर्माण होता है, सीड डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर दूसरा परागकण होता है, वो आके और इस सेल में पाए जाने वाले 2 न्यूक्लियस हैं, इसलिए ये पहले से 2n है और ये n है। तो यहाँ पर आकर इससे सेकंड वाला इससे परागण फर्टिलाइजेशन करता है, तो इससे हम द्वितीयक निषेचन कहते हैं। द्वितीयक निषेचन एवं प्रथम निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर तो पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब्स के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, जो एक मेल गैमेट्स एग से फर्टिलाइज करके फर्स्ट फर्टिलाइजेशन करता है, दूसरा गैमेट्स न्यूक्लियस बॉडी से फर्टिलाइज करके सेकंड फर्टिलाइजेशन करता है। इससे जो आउटर सीड के भ्रूण कोश, सीड के चारों तरफ जो पाया जाता है गुद्दा टाइप का पदार्थ जिसको भ्रूण कोश कहते हैं, उसका निर्माण होता है। जैसे हम आम देखें, आम के अंदर बीच में उसकी गुठली होती है, तो गुठली तो एक सीड है। यदि हम इसको जेनेटिकली देखें तो यहाँ पर ये एन कंडीशन इस अंडाणु में थी। ये एन कंडीशन क्या है, मतलब आधे गुणसूत्र, आधे क्रोमोसोम इस प्लांट की, इस जो फ्लावर थी इसकी स्त्रीकेसर में जो ओवरी प्रेजेंट थी, ओवरी के अंदर ये सेल पाई गई थी जो एक एग था। एग अर्धसूत्रीय के फलस्वरूप बनता है, तो इसमें आधे क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इसको एन कहते हैं। और आधे क्रोमोसोम इस
गैमेट से आते हैं, मेल गैमेट से आते हैं, तो n ये आके जुड़ते हैं, तो इसलिए सीड टोटल हो जाता है 2n। यदि हम मटर के बारे में देखें तो उसमें 7 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पेयर बोले तो हम 14 क्रोमोसोम होंगे, 2n बोले हम तो 7 क्रोमोसोम पेयर होते हैं, टोटल क्रोमोसोम बोले तो हम उसमें 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो n यहाँ पर हम 7 माने 7 + 7 = 14, तब जाके एक मटर का पौधा तैयार होता है। लेकिन यदि मटर में ऐसा आउट जो भ्रूणकोश है, यदि हम उसके बारे में देखें तो उसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स है उसका n, यदि हम भ्रूणकोश की बात करते हैं तो भ्रूणकोश में 2n ये पहले से है, इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस का प्रेजेंट होने का मतलब है कि यहाँ n और n 2n तो ऑलरेडी है, एक मेल गैमेट से यहाँ आके फ्यूज होता है प्लस n, तो इसका मतलब भ्रूणकोश की जो जेनेटिकल कंडीशन होती है वो 3n होती है, मतलब 3 गुणित इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसलिए ये पौष्टिक होता है, पौष्टिक होता है तो मतलब भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। भ्रूण निर्माण होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से, जो सीड है उसके अंदर एक भ्रूण पाया जाता है, तो भ्रूण निर्माण का फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से, और भ्रूण का भ्रूण को पोषण देने के लिए जो भोजन बनता है तो वो डबल फर्टिलाइजेशन द्वितीयक विसेचन से बना हुआ भ्रूण कोष करता है, उसमें 3n क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो यहां पर जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ उससे बना सीड, सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ यहां पर, इससे सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहां पर हुआ ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन, और इससे बना भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश। तो यहां पर देखते हैं कि यदि हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको सीड कहते हैं, यदि हम दोनों की बात करते हैं तो हम इसको फ्रूट कहते हैं। फ्रूट मतलब फ्रूट क्या है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सेकंड फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो सीड बनता है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है और ये एंडोस्पर्म बनता है, दोनों को मिलाकर जो बनता है वो फ्रूट कहलाता है। हमने एग्जांपल लिया था आम का, तो आम में जो गुठली है वो सीड है, और ये है एंडोस्पर्म जो इसका गूदा है, पल्प है, वो इसका एंडोस्पर्म है, भ्रूणकोश है, और ये दोनों मिलके हम इसको आम कहते हैं, मतलब आम का फल तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये बेसिक जो जानकारी है एंजियोस्पर्म में, ये एक प्लांट है, प्लांट में रूट हो सकती है, रूट 2 प्रकार की होती है, एक मूसला मूल होती है और एक रेशेदार मूल होती है, पहला। उसके बाद में इसका ऊपर का भाग आता है जिसको हम इस टाइम तनातंत्र बोलते हैं, इसमें तना होता है, लीफ होती है, ये दोनों में सेम होता है, ये तना हो गया, लीफ हो गई, पत्ती, उसके बाद पुष्प, और पुष्प से फल, और फल के अंदर जो बीज है वो निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म में बीज का निर्माण होना ही उनका बहुत बड़ा कारण है कि आज के समय में इस पूरी पृथ्वी पर जितने एंजियोस्पर्म हैं और अन्य पादप कम हैं इनकी अपेक्षा। तो अब हम